अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार सब्तैन खान, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और उनका ताल्लुक़ PTI से था। उनके साहबजादे हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं आज, और मोहम्मद अली जाफ़िर ख़ान मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आज PTI के हवाले से, और साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI क्या जेल से रिहा होंगे। और आज एक बड़ा बयान आया है राना सनाउल्लाह के हवाले से। कहते हैं कि जी 70 साल के जो मसाइल हैं और 20 दिन में हल हो जाएंगे। और 20 दिन में कैसे हल होंगे? अगर बानी PTI हमारे साथ मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर बैठे तो 20 दिन में जितने मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के वो हल हो जाएंगे। आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पारा चनार के ऊपर डिस्कस करेंगे। वहाँ पे PTI की हुकूमत है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ वहाँ पे मौजूद हैं। मुज़ाकरात होते हैं, अमल नहीं होता, और काफ़ी लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। और जाफ़िर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज। जाफ़िर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपने मुझे बुलाया और बड़े अच्छे इश्यूज़ आपने पिकअप किए। मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको। जाफ़िर भाई, सबसे पहले बात करते हैं पारा चनार की। PTI की गवर्नमेंट है वहाँ पे, और पंजाब हुकूमत कहती है, आज ही उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि सारा जो मुद्दा है वो PTI का है। वहाँ पे काम क्यों नहीं करते? सिर्फ़ और सिर्फ बानी PTI के पीछे लगे हुए हैं, इनको रिहा कर दें। वहाँ पे जो 200 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं जिनका ताल्लुक़ अहले तशय्युअ से है, और इसके ऊपर कदम क्यों नहीं उठाते? मुज़ाकरात होते हैं, अमल नहीं किया जाता। अभी भी 2 दिन का टाइम मांग लिया उन्होंने मुज़ाकरात के लिए। क्या मुज़ाकरात होंगे आगे जाके कि नहीं होंगे? क्या जो रास्ते बंद हुए हैं 2 माह से, रास्ते खुलेंगे? मार्केट्स वगैरह खुलेगी कि नहीं खुलेंगे? अच्छा एहसन, सबसे पहले ये है कि हमने एक चीज़ को समझना है कि इस मुल्क में अलमिया है कि हम अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती गेन के लिए किसी भी इशू को हम जब चाहे उसको ओन कर लेते हैं, जब चाहे उसको हम डिसओन कर लेते हैं। बिल्कुल। मुझे आप बताएं, कोई भी पाकिस्तान का बाशऊर शहरी हो, किसी से भी पूछे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, सहाफ़ी से पूछे, जर्नलिस्ट, किसी को भी ऑन बोर्ड ले, वो आपको बताएगा कि कुछ मामलात होते हैं, फॉरेन पॉलिसी ये फेडरल सब्जेक्ट है, डिफेंस ये फेडरल सब्जेक्ट है। कुछ मामलात होते हैं जिनके अंदर सूबाई रोल जो है वो बहुत लिमिट हो जाता है। बिल्कुल। फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा और नेशनल गवर्नमेंट का रोल बहुत थोड़ा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन है। आप देखेंगे कि वफाकी वजीर तालीम जो है वो सिर्फ नेशनल लेवल की पॉलिसी बना सकता है, बट 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे इतने एम्पावर्ड है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाता है, उस पर आपने क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। किसी भी मुल्क में इंसर्जेंसी हो, किसी भी मुल्क में नेशनल लेवल थ्रेट हो, जब उनके खिलाफ एक प्लान बनाया जाता है, जैसे कि एक नेशनल एक्शन प्लान था, आपको पता है उसकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, सूबों के हेड, सूबों के डिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसके साथ हसास अदारे, और उसके साथ अफवाज पाकिस्तान, और उसके साथ एक नेशनल लेवल का एक जो है वो टीम बनाई जाती है। देन उस प्लान को लेके चला जाता है, बिकॉज ऐसे प्लान्स जो हैं वो बहुत सारे वसाइल, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक हिकमत अमली के तहत जो है वो किए जाते हैं। मैं इनकी सोच पे, मुस्लिम लीग नून की सोच पे अफसोस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि एक मैटर जो कि एक नेशनल लेवल का मैटर है, एक मैटर जो कि इंटरनेशनल लेवल का मैटर है, ये लोग बड़ा लाइटली ले रहे हैं पारा चनार के मैटर को। और मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात करता हूँ कि जो रास्ता पारा चनार को जाता है उसको इस वक्त आपने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया है फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल। ये भी हम बात जानते हैं कि जो उसकी सारा मुद्दा तो अपने PTI के ऊपर डाल दिया है, अली अमीन गंडापुर के ऊपर डाल दिया कि ये जिम्मेदार है, ये सारा कुछ करवा रहे हैं। ऐसा ही है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि क्या वो एरिया हार्ट ऑफ द प्रोविंस में है? क्या वो पेशावर है जैसे 1 घंटे पे इस्लामाबाद है? नहीं। पारा चनार स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे पॉइंट पे लोकेटेड है जहां पर पाकिस्तान की सरहदें खिंचती हैं, जहां पर एक टेंशन ज़्यादा माहौल है, जहां पर अफगान बॉर्डर कुछ फासले पे काबुल है। ठीक है, आपने एक बात को समझना है कि ये मुद्दा जो है ना, ये सूबे की हद का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। अगर उसको कोई सूबे की हद का इशू बनाना चाहता है, सिर्फ ये चीज ज़हन में रख के कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आपने अपना मलबा जो है वो उठा के एक PTI गवर्नमेंट पे फेंकना है, तो ये माजरत के साथ ये आप इशू को ओन नहीं कर रहे हैं। आप इशू की ओनरशिप लेना चाहते हैं, ये नेशनल लेवल का इशू है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मोहसिन नकवी साहब गए हैं, मोहसिन नकवी ने जाके वहाँ अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी की है। इंटीरियर मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट
डिफेंस, पाकिस्तान की अफवाज, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका अली अमीन के साथ 100% एक पेज पे होना और स्टेट का 100% उस इत्तेहाद को फैसिलिटेट करना, तब जाके ऐसे मैटर्स जो है उनको कंट्रोल किया जाता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जितने भी इदारे हैं वहां पे, पुलिस है, कोई भी इदारा वहां पे है, वो ताउन नहीं कर रहा। क्या ये सच है? ताउन क्यों नहीं कर? ताउन तो करना चाहिए, क्योंकि इतने यानी कि लोग शहीद हुए हैं वहां पे, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता अभी तक। देखिए, पहली बात तो ये ऐसा हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेट मशीनरी जो है वो ऑपरेट करेगी ना तो आपका एक इसमें एक रोल आता है। एक फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट बड़े भाई की तरह होती है, ठीक है। सूबाई हुकूमत जो है वो छोटे भाई की तरह होती है। आप सबसे पहले पॉलिटिकल जो केओस है वफाक का और सूबे का, आप उसकी शिद्दत को कम करें। आप अगर एक जगह पे कहे, मैं आपको मिसाल है, मैं आपको मिसाल नहीं देता, मैं किसी की देता हूँ। मिसाल है कि मैं किसी पे हाथ उठाऊं, मैं कहूँगा मैं तुम पे इधर से हाथ उठाऊं, लेकिन तुम दूसरी तरफ मैं तुम्हारे लिए हाथ बढ़ाऊं, तो मेरे साथ दोस्ती कर लो। तो आप ना किसी को हाथ मिलाना और चपेट मारना कठी नहीं चला सकते। तो मेरा जो इसमें टेक है वो ये है कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि यू हैव टू नील डाउन, थोड़ा सा अपना गुस्सा ठंडा करें, अपने ज़ाती जो इश्यूज हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उनको साइड पे रखें और फिर मुत्तफ़िका तौर पर मुत्तहिद होके इस मैटर का हल निकालें। बिकॉज वहाँ पर जो बच्चे हैं, मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस वक्त पारा चनार की जो सिचुएशन है, काफ़ी हद तक आपको महसूस हो रहा होगा कि वो जो रोड जिसको डिसकनेक्ट किया गया है, वो ऐसे जैसे गाजा स्ट्रिप हो, वो इस वक्त ऐसे बन चुकी है, मंजर पेश कर रही है जैसे फ़लस्तीन हो। वहाँ पर भी उसी बेरहमी के साथ बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ पर भी उसी बेरहमी के साथ कत्ल किया जा रहा है। तो कहने का मकसद है, इस इशू पे अगर कोई बंदा ब्लेम गेम करता है ना, मैं मलबा आप पे डालूं, आप मेरे पे डालें, ये शर्म का मकाम है। अभी ये भी देखें ना आप, जो यानी कि जो अहले तशय्युई नहीं है, फ़िक़्ह जाफ़री से ताल्लुक़ नहीं है, दूसरे लोग हैं, उनको भी मारा जा रहा है। ये भी तो देखें ना। अब इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? कौन आके इनको इंसाफ देगा? जो 200 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं, कौन इंसाफ देगा? देखिए, पहली बात तो ये, अगर गवर्नमेंट के अपने पल्ले कुछ होता तो मैं आपको कहता कि ये काम वज़ीर आज़म का है। अगर गवर्नमेंट के अपने पल्ले कुछ होता, अगर मुझे महसूस होता कि इख्तियारात हैं शहबाज शरीफ के पास, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि शहबाज शरीफ जो है वो मोहसिन नकवी को भी बुलाएं और अली अमीन को भी बुलाएं, और मतलब एक नेशनल लेवल की मीटिंग हो, आर्मी चीफ भी बीच में बैठे, इन मामलात को जो है प्यार से, इखलाक से, एक कंसेंट के साथ, क्योंकि आर्मी भी अकेले ऑपरेशन तो नहीं करेगी, तो आपको सिविल सपोर्ट चाहिए ऑन ग्राउंड, आपको पुलिस की असिस्टेंस चाहिए। और केपी पुलिस जो है वो बड़ी क्वालिफाइड है, उन्होंने माजी में बड़े ऑपरेशंस में फौज को फैसिलिटेट किया है और वो पूरी बासलाहियत फोर्स है। सो माई पॉइंट इज कि आप इनको इकट्ठे टेबल पे बिठाएं, इकट्ठे बिठा के इनको आगे मूव फॉरवर्ड कराएं। चूंकि ये सलाहियत वज़ीर आज़म के पास नहीं है, सलाहियत हो भी सही, उनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द आर्मी चीफ, सारों को चाहे इकट्ठे हों या फॉर दैट मैटर मोहसिन नकवी साहब जो है लीड लें, कोई भी ले, हमारा कंसर्न ये है। जाफिर भाई, इतने दिनों से मामला चल रहा है और अभी भी उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है कि 2 दिन दे दें, इंशाल्लाह मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। आपकी नज़र में, आपका तज्जिया क्या कहता है कि मामलात हल हो जाएंगे 2 दिन में? देखिए, मामलात हल होंगे जब पीछे से उन तमाम मज़ाकरात को रियासती हमायत हासिल हो जाएंगे जिस दिन। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, जिस दिन भी इस मुल्क में एहसन आपको कर्जा नहीं मिलता अगर आपको ये ना पता हो कि पीछे से ये सिस्टम बैक्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं। मैं बड़ी क्लियरली बात कर रहा हूँ। अगर इस मुल्क में किसी ने लोन लेना है, हमने IMF से जाके पैसा मांगना है, तो वो भी पहले हमारी पता करते हैं कि क्या एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे है या नहीं है। तो आप इस मुद्दे को भी हल नहीं कर सकते जब तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और वफाक एक पेज पे हो। तो अगर मिलिट्री बैक्ड होंगे मज़ाकरात, तो 2 दिन में कामयाबी भी हो जाएगी। चलो, हमारी तो ये दुआ है कि जी कामयाब हो जाएं और जो लोग शहीद हुए उनको इंसाफ मिल जाए और रोड खुल जाए वहाँ पे। सबसे बड़ा इशू ये, अभी मैं जब बाहर गया प्रोग्राम करने, जाफिर भाई, मुझे कुछ लोग वहाँ पे मिले और पारा चनार से यहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी हमारा जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, रोड बंद है और मेडिसिन नहीं मिल रही, यानी कि कुछ चीज़ मिल ही नहीं रही। परेशानी से हमने लाहौर का रुख किया यहाँ पे। ऐसे देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, हमने इस चीज़ के मेन कोर को समझना है कि इस मुल्क में मिलिट्री कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उस मिलिट्री कोर्ट में 9 मई की दहशतगर्दी के ऊपर 2 साल से स्ट्रॉन्ग परसुएंस हो रही है। मैं नहीं कह रहा आप ना करें, आप करें, आप रियासत हैं, आप करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं मामलात को कंट्रोल करना, तो इन कोर्ट्स को और इन ऑपरेशंस को डाइवर्ट करें पारा चनार की तरफ।
वहाँ पर इनकी ज़रूरत ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान को वहाँ इंसाफ देने की ज़रूरत ज़्यादा है। सेटल्ड एरियाज़ है ना, लाहौर सेटल्ड एरिया है, फैसलाबाद सेटल्ड एरिया, बिल्कुल, रावलपिंडी सेटल्ड एरिया, पारा चनार अनसेटल्ड एरिया है। वहां पर आपको खदशा है, आपके क्लोज इंटरनेशनल बॉर्डर है, बॉर्डर पे कशीदगी है, आपके पड़ोसी मुल्क से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जाफिर भाई। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पारा चिनार के हवाले से। जाफिर भाई फ़र्ज़ करें अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो अगला लहे अमल क्या होगा? देखिए, मुज़ाकरात अगर आपके फेल होते हैं तो पहली बात तो ये है कि मुसलसल टॉक्स ही इनका सोल्यूशन है, वरना दूसरी ऑप्शन होती है फिर ग्रैंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन माजी में होते भी रहे। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान में अगर होता है। बट बात यह है कि इन ग्रैंड ऑपरेशंस के जो आउटकम होते हैं ना, वो बड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और ये सिर्फ जो है इस तरह नहीं होते। एक तो वहाँ जो एरिया जो सफ़र करता है उन लोगों की सफरिंग अलहदा है, फिर उसके अलावा जो डेथ टोल है वो ज़्यादा बढ़ेगा। फिर जब ग्रैंड ऑपरेशंस होते हैं तो कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे नुकसान, जहां आप मेरिट पे मिशन करेंगे वहां पर बहुत सारी जो है ऐसे लोग जो बेचारे कह लें कि वॉर इफेक्टी बन जाते हैं। तो प्रॉबेबली बेहतर हल तो मुज़ाकरात ही है। तो ये लोग कौन है वैसे, जो लोग कौन मुलविस हैं जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, देख ही नहीं सकते, कौन लोग हैं? सारा आपको पता है, अनफॉर्चुनेट बात है, बट एक रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म की वेव है और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त की कमी है। और उस बर्दाश्त की कमी की वजह से ऑब्वियसली जो है वो एक ख़ास तौर पे एक स्पेसिफिक सेक्ट को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। बट मेरी दुआ है कि मामलात आसानी की तरफ जाए उनके लिए भी, किसी भी सेक्ट हो, कोई भी फ़िका हो, चाहे अहले तशरीह हो, चाहे अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, कोई भी हो, दूसरे के बिलीफ्स का एहतराम करना चाहिए सबको। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी मामलात तो हल हो जाएंगे, 20 सालों के जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के 20 दिनों में हल हो जाएंगे। तो बानी पीटीआई एक टेबल के ऊपर क्यों नहीं आते? राना साहब से गुजारिश ये है कि क्या राना साहब पहले तो इखलाकी जुर्रत करें, 20 दिन में जो वो हल करना चाहते हैं उन मसलों को बयान तो करें। ये तो बताएं कि उन मसलों के पीछे है कौन। वो कहते हैं सारी जो जड़ है वो बानी पीटीआई है। अच्छा, तो जब बानी पीटीआई नहीं होते थे तो ये मसले नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। जब तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद नहीं था तो तब क्या राना सना साहब को रगड़े नहीं लगे हुए माजी में? क्या वो इफेक्टी नहीं रहे इस तशद्दुद का? क्या जो स्टेट जो आप कह लो, आप निशाना बने हो, आप रियासती जबर का कहो या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हो या जो भी का हो, क्या पीटीआई चेयरमैन की मकबूलियत से पहले ऐसे नहीं होता था? की क्या हिस्ट्री है सियासत की? 97 2002 कहाँ थे? एक सीट। 2008 पीटीआई किधर थी? 0 सीट्स। 2013 में पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रीजनेबल, एक कह सकते हैं मुनासिब मिकदार में आपको राइट मिला पार्लियामेंट पहुंचने का। तो उससे पहले 2002 से 2007 का जो दौर था जब जनरल मुशर्रफ रूल कर रहे थे मुल्क को, तो तब राना साहब खुद रियासती जबर का निशाना बने। पूछे तब भी बानी पीटीआई थे उन मसलों के। वो कहते हैं कि जी पीटीआई ने जो शोर मचाया हुआ है, हाँ जी, कि झूठे केसेस बनाए गए हमारे ऊपर, जब मेरे ऊपर केस बना तो वो भी झूठा था, तो मैं सच साबित करके रहूंगा। वो राणा साहब को, जब राणा साहब पे केस बना, मैं खुद इस चीज़ की तायीद करता हूँ कि राणा साहब के केस में कोई वजन नहीं था। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि राणा साहब के साथ भी हुआ था तो गलत हुआ था, तब भी गलत हुआ था। आज पीटीआई के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, जो नून के साथ तब हुआ था वो भी गलत हुआ था। लेकिन आप राणा साहब से ये पूछें कि क्या वो बानी पीटीआई कह रहा था? मैं समझता हूँ राणा सनाउल्लाह से ज्यादा इखलाकी तौर पर हौसला रखते हैं ख्वाजा साद रफीक, जिन्होंने बताया है कि ना मेरी गिरफ्तारी के पीछे बानी पीटीआई था और ना आज बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के पीछे शहबाज शरीफ है। तो बात यह है कि ये मामलात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा सही गलत, वो तो हर सियासतदान का अपना राइट है, वो जो भी बयानिया बनाना। वो गलत था, राणा साहब गलत थे अगर, तो मंशियात किसने रखी, क्यों गिरफ्तारी डाली गई? फिर वो मंशियात बस जिन्होंने पकड़ी उन्होंने रखी होगी। केस क्यों बनाया गया? ये तो मसला है ना, आखिर क्यों फंसाया गया, वजह क्या थी? कोई ना कोई पीछे तो रीजन होगी इसके पीछे। उस टाइम पे राणा साहब से कोई लेवरेज लेनी होगी, उस टाइम पे राणा साहब को किसी चीज पे कायल करना होगा। राणा साहब नहीं कायल होते होंगे शायद, तो जब जेल में गए फिर कायल हो गए। फिर वो तो फिर हर बंदा कायल हो जाता है, हर बंदा कायल हो जाता है। उसके बाद क्या नाम है, अताउल्लाह साहब, ठीक है, अता ताड़ा साहब जिसको कहते हैं, पूरा नाम अताउल्लाह इसको कहते हैं। हाँ, हाँ,
तो बड़ा पीटीआई के ऊपर वार करते हैं, बानी पीटीआई के ऊपर, बैरिस्टर गौहर के ऊपर, कि पीटीआई के पास तो बचा कुछ नहीं है, अब जो अब इलेक्शन होंगे पीटीआई तो बाहर होगी, इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती कानूनी तौर के ऊपर। क्या कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन में आ सकती है पीटीआई? अब कानून क्या कहता है? बिल्कुल आ सकती है। देखिए, सबसे पहली बात हमने अंडरस्टैंड ये करनी है कि पीटीआई कानूनी तौर पे इलेक्शन लड़ने की पूरी सलाहियत रखती है। अगर इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन इंटरनल पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से निशान से महरूम थी, तो वो पार्टी इंतखाबात करा लेगी। तो आपके पास क्या जवाब है उसको हटाने का रास्ते से, सिवाय इसके कि आपने उसको एक मुकदमे के साथ जोड़ दिया। और अब गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बैंड जमात डिक्लेयर कर दिया जाए और ऐसे जाहिर किया जाए कि ये सियासी जमात नहीं है बल्कि एक इंतशारी टोला है। ये इनकी स्ट्रैटेजी है ना, मेन स्ट्रैटेजी तो यही है। इसी आस पे वो बैठे हैं कि अगले इलेक्शन में पीटीआई नहीं होगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पीटीआई नहीं होगी तो वो एसटीआई होगी, टीडीआई होगी, लेकिन जिधर होगा पब्लिक सपोर्ट वही है। जाफिर भाई, आप भी इलेक्शन आते हैं, पीटीआई हिस्सा लेती है, पीटीआई को उस तरह मकबूलियत मिलेगी या नहीं मिलेगी? पीटीआई को क्योंकि हालात थोड़े से चेंज है, पहले से ज्यादा मकबूलियत मिलेगी। कितनी की मिलेगी? पहले से ज्यादा मकबूलियत मिलेगी। देखिए, अगर अभी भी आपने रियलिटी पे बात करनी है, मेरे मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई हैं, अजीज हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं। पीएमएलएन खुद ओन करती है कि पीएमएलएन की इस इलेक्शन में 17 से 18 सीटें। आप किसी सर्वे पे चले जाएं, किसी रिपोर्ट पे चले जाएं और किसी के अखलाकियात पे चले जाएं, हाफिज साहब ने, हाफिज कौन, गलत हाफिज साहब की तरफ जेना ले जाना, मैं जमात इस्लामी वाले हाफिज। अच्छा, जमात इस्लामी वाला, ठीक है। हाफिज तो एक ही है ना? नहीं, हाफिज नईम की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात बोली कि मैंने रिजाइन इसलिए किया कि मैं नहीं जीता। उनका मैंडेट भी चोरी हुआ। ये अगर इखलाकियात सारे 47 वालों में ये इखलाकियात हों कि वो कहें कि हमें 47 नहीं हमें 45 पे रिजल्ट दो, तो पीटीआई 250 सीट लिए बैठी थी इस टाइम पे। खबरें ये भी आती हैं, आप इस्लामाबाद गए हुए थे, आपको मैंने कॉल की थी तो आपने कहा था मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बड़ी हैवी मीटिंग है, मोटरवे पे थे आप उस टाइम। अंदर की खबरें आपके पास होती हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि डील हो रही है बानी पीटीआई की कि नहीं हो रही, जो मुज़ाकरात का कह रहे हैं जो? देखिए, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, मुज़ाकरात सीनियर लीडरशिप अपडेट भी करती रही है खान साहब को हर मामले से, और खान साहब को हर मामले पे मुकम्मल नॉलेज है। और जो कन्फर्मेशंस बाहर आके इन लोगों ने दी हैं वो बानी पीटीआई की रजामंदी से दी हैं। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि कुछ ऐसे अमल हैं ऐसन जो चीज़ को मशकूक बना देते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि आपने एक बंदे को बिल्कुल महरूम कर दिया है, आप उसको अदालती पेशी पे भी नहीं आने देते, आप उसको मीडिया से बात भी नहीं करने देते, आप उसको जेल में भी ये फैसिलिटी फराहम नहीं करते। कौन से ऐसे ट्रायल है, कौन से ऐसे कह दिए, हमने सजाएं काटी हैं, पॉलिटिकल केसेस हो जाते हैं। मेरे वालिद साहब ने 107 दिन जेल काटी है। कम से कम अदालत की पेशी के मौके पर कोई सहाफ़ियों से सवाल, कोई बात, कोई जवाब, आप किसी को उसके बेसिक राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से तो नहीं रोक सकते। ठीक है, हर चीज़ लाइव थोड़ी जा रही होती है। आप पाबंदी उसकी लाइव नशरियात पे आपने पहले पाबंदी लगा दी, रिकॉर्डेड चलेंगी, ठीक है, फिर आपने उसका माइक ही छीन लिया टेक्निकली। तो प्रॉब्लम यह है कि आप इस तरह की हरकतें करके रियासत अपने आप को मशकूक बनाती है। अब छोटी सी बात है, का ये जो केस हुई है, सजाएं हुई है 9 मई वाली, इसमें क्या मुतालबा था कि आप सारी फुटेजेस पब्लिक को दिखाएं। देखिए, अब आप मुझे कह रहे हैं कि जाफर खान आपने ये चीज़ उठाई है, आप इसके पीछे मुलव्विस हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, ऐसा सीसीटीवी लगा हुआ, आप सबको दिखा दें, पता चल जाएगा। अब आप फुटेज भी ना चलने दें, आप कहीं फुटेज भी नहीं चलेगी, आप चोर हैं। ठीक है, तो इस तरह तो काम नहीं चल सकता ना। तो लिहाजा मेरी ज़ाती राय में, पर्सनल राय में, मज़ाकरात हो रहे हैं, बानी पीटीआई की रजामंदी से हो रही हैं, लेकिन आपको उनको किन किन बातों पे इत्तफाक किया जा रहा है? वैसे कुछ मुतालबात इनके भी हैं, कुछ मुतालबात आप लोगों के भी हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आपको एक माजी की याद दिलाता हूँ। 2014 में मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, इस्लामाबाद में धरना दिया गया, लाहौर से गया, पीटीआई ने सारा दिया, उसको कवर किया। हम खुद उसमें थे, उस टाइम पे बल्कि सहाफत में आया भी नहीं था। बिलावल भी थे, पीटीआई का जाला था उस टाइम पे, बिलावल भी थे सारे। अच्छा, आप और मेनली ताहिरुल कादरी का वो प्रोटेस्ट था 2014 वाला।
अच्छा, उस प्रोटेस्ट में पीटीआई ने 5-6 मुतालबात की एक फहरिस्त तैयार की। उस कमेटी में, मुज़ाकराती कमेटी में असद उमर थे, परवेज़ खटक, शाह महमूद, आप किसी से भी तस्दीक कर लें जो बाहर फिर हैं। शाह जी तो बेचारे जवाब ही नहीं दे सकते। लेकिन बात यह है कि उन लोगों से अगर आप तस्दीक लें तो उस टाइम पे चौधरी निसार ने बतौर इंटीरियर मिनिस्टर कहा कि हम हर मुद्दे पे बात कर सकते हैं, सिर्फ नवाज शरीफ का जो इस्तीफ़ा है ना, जो आपने मुतालबात की फहरिस्त में पहले नंबर पे रखा है, आप इसको छठे पे ले जाएं। ठीक है, बाकी हर पॉइंट पे 4 हलके खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे, शफाफ इंक्वायरी होगी, बिल्कुल होगी, इन तमाम बातों पे हम नेगोशिएट करेंगे। लेकिन हम नवाज शरीफ का जो इस्तीफ़ा है ये पहली शर्त ना रखें। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ख़त्म करें, उन्होंने कहा पहली ना रखें, छठे पे ले जाए ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। तो मेरा मानना यह है कि खान की रिहाई जो है वो ऐसा पॉइंट है जिसको, ठीक है, जब पे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी बानी पीटीआई की, क्या डील हुई नहीं हुई। जाफिर भाई, अगर डील हो जाती है, ठीक है, तो बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म यहाँ रहेंगे पाकिस्तान, या फिर हवाई जहाज़ के ज़रिए बाहर सीधे? अच्छा, कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो मुज़ाकरात खान साहब से करना ही नहीं चाहते अगर खान साहब इधर रह रहे हैं। उन्होंने इनकार कर दिया, उनका एस्टैब्लिशमेंट मैं नहीं करना चाहता। अगर ये जो सियासी लोग हैं वो है, मैं करता हूँ वो सियासी लोग। अब देखें ना, इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट ये है कि पहले हम पीटीआई ने खुद ही अदम एतमाद किया समझे इस हुकूमत पे। उन्होंने कहा इनके पल्ले कुछ नहीं है, हम असल पावर कॉरिडोर में। अब हम मुज़ाकरात इनसे भी करने को तैयार हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी लचक तो खान साहब ने दिखाई है। अब बात यह है कि खान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, इधर ही रहना, मैंने इधर ही रहना, ठीक है, मैंने अवाम के बीच में रहना, यानी कि कंफर्म है। अगर यानी कि मुज़ाकरात हो जाते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान में रहेंगे, खान साहब कहीं नहीं जा रहे, ठीक हो गया। खान साहब ये तो नाज़रीन के लिए अच्छी बात है ना, आपने अच्छी बात बता दी है, क्योंकि लोग एक कन्फ्यूजन में थे कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, एक टेबल के ऊपर दोनों जमातें आ जाती हैं, तो बानी पीटीआई जो है वो बाहर के मुल्क निकल जाएंगे। खान का सब कुछ, खान का जीना मरना खान के असासे। खान 1 साल बाहर रहेगा किस चीज़ के आसरे पे, 5 साल किस चीज़ के आसरे पे रहेगा। खान के पास शुगर मिलें नहीं है, खान के पास अजीजिया नहीं है, हुदैबिया नहीं है, खान के पास रमज़ान नहीं है। आप पॉइंट समझे, खान एक वर्किंग प्रोफेशनल है। खान की जिंदगी में 2 मरतबा ऐसे पॉइंट आए जहाँ उसके बाद पैसे खत्म हो गए। 2099 में वर्ल्ड कप में कमेंट्री करके पैसे कमाता रहा खान अपना निज़ाम चलाने के लिए। उन लोगों में से नहीं है, ना उनकी पेपर मिल है, ना शुगर मिल है। खान कहीं नहीं जा रहा, खान का जीना मरना इधर है। एक बनी गाला और एक ज़मान पार्क के अलावा खान का है कुछ नहीं। वो भी शौकत खान ट्रस्ट को दिया हुआ है, बनी गाला। कहने का मकसद है एट द एंड ऑफ द डे एक बंदा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, किधर जाएगा, किसके आसरे रहेगा बाहर? खान इधर ही। कहते बेटों के पास चला जाएगा। नहीं, बेटों के पास चला जाएगा ताकि ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दे। खान की जिंदगी पे और जाती जिंदगी पे जितनी गंदी कमेंट्री इस मुल्क के सियासतदानों ने की है आज तक, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है, जिस हद तक गंदी कमेंट्री की है, ये तो बेटों को मिलने चला जाए तो आप लोग 16 किस्म के मुकदमे खोल देते हैं नए के जी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीटीआई अब खुद घुटने टेक रही है, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। खान से अब जेल जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। अब मरियम औरंगजेब से कहें कि पहले तो खुद घुटने टेक के इक़्तिदार लेने वालों को ये बात ढुकती है। वो तो कहते हैं वोट के जरिए अवाम ने जिताया, वोट इलेक्शन करा ले, लोग इलेक्शन करा ले, इलेक्शन भी छोड़ दें। पीटीआई का मुतालबा है ना कि आप हल्का खोलें कोई भी रैंडम, ठीक है। उन्होंने पिटीशन फाइल हुई है ना मोहन चौधरी और सलमान अकरम राजा की। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी खोलें, आप रिजल्ट देखें, बस आप देखें अगर नंबर मैच कर गए तो मरियम औरंगजेब की बात में कोई वक़्त समझ लेंगे। फिलहाल उनकी बात खोखली है, कोई वैल्यू नहीं। बानी पीटीआई आपके लीडर कब आ रहे हैं बाहर? देखें, बानी पीटीआई के लिए जद्दोजहद जारी है, अदालतें रिलीफ देती हैं, लेकिन कुछ ऐसा निज़ाम है कि जैसे रिलीफ देती हैं कोई नया मुकदमा पड़ जाता है। तो बात यह है कि इसमें तो अवाम को, हर किसी को नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। हकीकत ऐसे नहीं होती। और मैं तब भी कहता हूं, जब मियां नवाज शरीफ भी विक्टिमाइज हो रहा था तब भी गलत था। कोई मेरी इस बात को, मैं अपने दिमाग का एक बंदा हूं, मेरा अपना एक जहन है, मैं मानता हूं किसी भी सियासतदान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना गलत है। और ये गलत एक तरीकाकार बन गया हुआ है कि अदालत का फैसला आपके हक में हो तो वो मेरिट है, अदालत का फैसला आपके खिलाफ हो तो वो डीमेरिट है। इस तरीके से मुल्क नहीं चलता। वो नून कहती है, पीटीआई वाले ये नारा लगाते हैं, जो पीटीआई के हक में जो फैसला आता है पीटीआई कहती है जिंदाबाद, बहुत अच्छा फैसला। मुझे बताएं, नवाज शरीफ अगेंस्ट फैसला जो आता है तो वो कहती है जी ये तो बहुत नवाज शरीफ की जिंदगी में
सबसे बड़ा स्टेटमेंट नवाज शरीफ का आज तक क्या है? मैं आपको नाम लूं, कोई आपको, चले आपके शो पे थोड़ी गेम खेलते हैं। हाँ। मैं एक लीडर का नाम लेता हूं, आप मुझे बताएं कि उसका आपका पहला लफ्ज क्या ज़हन में आएगा? नवाज शरीफ। मुझे क्यों निकाला? ये देखें, अब ये सारे हल्फन देख रहे हैं या लाइव हो रहा है? हाँ, लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा ऐसा है, ही लाइव है, लाइव है। अब एक बंदा जिसकी शनाख्त मुझे क्यों निकाला है, हाँ, तो वो क्यों निकाला का केस क्या था? पैनामा का वर्डिक्ट था ना। हाँ, अदालत ने डिसीट किया था ना, 62-63 का तकाजा पूरा नहीं हुआ था। ऐसा ही है। तो अदालत के खिलाफ मुहिम सबसे पहले किसने चलाई है? वो तो कहते हैं जी मुझे लाया गया कि वजीर आजम बनाएंगे, वजीर आजम भी ना बना, कौन लाया? कौन लाया? एस्टैब्लिशमेंट। मियां नवाज शरीफ कहते हैं। हाँ। मियां नवाज शरीफ पूरी जिंदगी सियासत एंटी एस्टैब्लिशमेंट करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को तो साथ देना चाहिए इस टाइम पे जाके। वो नवाज शरीफ जो समझते हैं बैठेंगे इमरान खान बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। उनको ये पता हो कि नवाज शरीफ की नीयत सीधी है, बैठेंगे। शहबाज शरीफ की नीयत सही नहीं है। शहबाज शरीफ की नीयत क्या है? शहबाज शरीफ की नीयत मैटर ही नहीं करती। मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, अब तो मरीम नवाज ही चल रही है वज़ीर आला पंजाब। शहबाज शरीफ की नीयत मैटर ही नहीं करती। शहबाज शरीफ कुछ सोच भी ले तो वो क्या कर लेंगे? सोच के क्या करना क्या है उन्होंने इतनी सोच रख के? देखिए एक सिंपल सी बात है। हाँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बोली है। हमारे बच्चे का ना माइंड ट्रेन हो गया हुआ है। मैं अभी आपको नाम लेता हूं, आपके मुंह से निकलेगा एब्सोल्युटली नॉट। ये बंदे की ना एक किरदार के बारे में एक परसेप्शन है। मैं हैरान होता हूं। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के, मैं जाती तौर पे समझता हूं बिल्कुल नेम कॉलिंग नहीं होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री नाम लेके उनकी एक होता है ना मलाइन करना या बुरा भला करना, ये रवायत ही गलत है। मैं इसके हक में ही नहीं हूं। एक दौर होता था कि 12 साल पहले, 14 साल पहले, 20 साल पहले हमें पता ही नहीं होता था इन मनसबों पे बैठने वाले बंदों का नाम क्या, नाम के अब सब पता है। अब ये जुबान से आम हो गया। मैं इस कल्चर के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूट के इस तरह नेम कॉलिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन शुरू किसने की है? सबसे पहले नवाज शरीफ ने की है। इनका मसला ये है कि ये अपनी गंदी डाली हुई रवायतें भूल जाते हैं विद टाइम। ये भूल जाते हैं कि हमारी अपने बीज बोए में जो आज हम जाफिर भाई, एक तरफ से कहा जाता है कि हम मुदाखलत नहीं करते, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, ये भी करते, सारा कुछ करते हैं। मैं अब उसका नाम नहीं लेना, आपको भी पता है कौन कहने वाले हैं। क्या ये दरमियान में ये बैठेंगे मुज़ाकरात में? मेरा ख्याल उनको बिठाना चाहिए। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, मैं, आप बिल्कुल नाम ना लें, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक याद कराना चाहता हूं पाकिस्तानी अवाम को। एक टाइम आया था जब नवाज शरीफ और खान की बड़ी स्टिफ बैटल थी। 2014 की बात है। मुल्क में बड़ा खौफनाक सानिया हुआ था APS का, और सारों के दिल टूटे हुए थे। आज भी उन बच्चों के लिए मेरे दिल से रोज़ दुआ निकलती है, अल्लाह उनकी शहादत कबूल करे। बेगुनाह मारे गए, ठीक है। उस टाइम पे सियासी जमातों की जानिब से खुद मुतालबा किया गया था कि आर्मी चीफ हमारी सालसी करे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये नहीं है कि कोई बंदा सहाफ़ी है वो बोल रहा है, उसको पता थी, अवाम को नहीं पता थी, या कोई PTI वाले को पता थी, नून वाले को नहीं पता थी। ये ऐसन पूरे मुल्क में नेशनल मुतालबा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ, गालिबन में गलत नहीं हूँ तो राहिल शरीफ थे, राहिल शरीफ सालसी करे उनकी नवाज शरीफ, ताकि देखें मुल्कों में किसी ना किसी ने तो आपके इख्तलाफात खत्म करने हैं ना। बिल्कुल। आप कब तक ऐसे डांगो डांगी होके आप निजाम चला सकते हैं? सिर में एक दूसरे को सिर मारेंगे तो सिर फटेगा। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह निजाम चलते हैं। अगर आप समझते हैं, मैं आज भी ये समझता हूं कि सबसे बड़ा सियासतदान का दुश्मन सियासतदान है। जब खान और हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, नवाज शरीफ जब हाउस से बाहर जा रहा था, जश्न था मुल्क में, लड्डू बांटे गए थे। उस टाइम आप कहते हैं कि मुद्दत पूरी करे अपनी आराम से, तो इलेक्शन आएगा, रिजल्ट देखेंगे। बानी PTI जेल में गया तो इसकी भी जश्न मनाया गया कि बानी PTI जेल में चला गया, नून लीग मनाया जश्न। लेकिन आप इसकी लार्जर पिक्चर नहीं देख रहे कि नवाज शरीफ अपनी मकबूलियत के उस अरूज पे नहीं था जिस पे बानी PTI आज है। बिल्कुल। तो आज अगर चेयरमैन साहब के जाने पे इस तरह जश्न, ये कैमरा प्लांट करके 25 लोग दिखाने से जश्न नहीं है। पब्लिक पल्स इज डिफरेंट। इस वक्त अवाम की नब्ज बड़ी खतरनाक है, अवाम की नब्ज बड़ी डिफरेंट है। अवाम की नब्ज इस वक्त, पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। हम पोलराइजेशन का शिकार है। हमारे अंदर इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि हर बच्चा यूं हो गया कि हम प्रो है और हम प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। क्यों इतना फर्क आ गया कि और एस्टैब्लिशमेंट को इकट्ठा नहीं समझा जाता? इसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अज़मा बुखारी कहती है जब से जो दोनों बहनें आई हैं और उनकी जो बीवी बाहर आई हैं, सियासत खत्म हो गई बानी PTI की। अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसके लिए नवाज शरीफ के लिए भी यही कहती थी जब वो काफ लीग में थी। कुछ लोग होते हैं वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, अज़मा बुखारी का शुमार उन लोगों में होता है। बिल्कुल मैं उनकी स्टेटमेंट को वैल्यू नहीं देता। यानी कि सियासत पे कोई असर नहीं पड़ा बानी PTI की। सियासत में असर पड़ा है यकीनन, वो और मकबूल हो रहे हैं।
और मकबूल हो रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है जो मर्जी कहते मेरे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कैसे काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है आपके? कर रही है। बुज़दार के अगर दरमियान में देखें बुज़दार और मरियम नवाज को तो कैसा लगेगा? ऐसे मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे पहले इस तरह की बेज़रर नीम हकीम हुकूमत मैंने नहीं देखी, कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। वैसे अच्छा काम तो कर रही है, कभी नहीं देखी। मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब जब पहली मरतबा थे और ऊपर मुल्क में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, जनरल मुशर्रफ का दौर, उस जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वज़ीर आला के इख्तियारात ज़्यादा थे। बिल्कुल। शहबाज शरीफ के इख्तियारात ज़्यादा थे बतौर वज़ीर आला। जब उसका भाई शहबाज शरीफ का भाई वज़ीर आज़म था, उसके इख्तियारात ज़्यादा थे। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि शहबाज शरीफ से भी उस्मान बुज़दार के इख्तियारात ज़्यादा थे। उस्मान बुज़दार उस समय एक्टिव नहीं था ना, बस वो कहते थे ठीक है जी। उस्मान बुज़दार जेन्युइनली पावरफुल। देखिए उस्मान बुज़दार का तो भाई नहीं था वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ का था, उसको तो बहुत बड़ी सपोर्ट थी, घर की सपोर्ट थी। उस्मान बुज़दार वाज अ स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला। सिर्फ ये है कुछ मामलात स्ट्रॉन्ग आप किसको देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि जी फलाने वज़ीर का काम नहीं हो, फलाने का। ओ भाई हो सकता है आपको क्या पता हो बुज़दार साहब ने खुद ही डायरेक्शंस दी हो। बुज़दार साहब कमाल की बात है। बुज़दार साहब डूबे आदमी। हाँ, ब्रेक शामिल करते हैं जाफिर भाई, यानी शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जाफिर खान हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और बात करते हैं। जाफिर भाई, जो सज़ाएं सुनाई गई हैं, ठीक है, क्या ये कानूनी तौर के ऊपर अदालतों में सज़ाएं सुनाई जानी चाहिए ना? ये वाली बातें ठीक है। ये अब वो कह रहे हैं कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट का सारा रोल अदा करेगी, ये करे। जैसे हसान को 10 साल सज़ा हुई और किसी को 4 साल हुई, किसी को 5 साल हुई। फौजी ट्रायल तो नहीं होना चाहिए था। अगर फौजी ट्रायल करना है तो फिर हमारी अदालतें जो हैं, जज हैं, वकील, सारा कुछ तो बंद हो जाएगा कारोबार इनका। तो फिर अच्छा, अब इसमें जो है ना ऐसे 2 चीज़ें आई थी। नंबर 1 तो ये कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि मिलिट्री कोर्ट का रोल क्या है। मिलिट्री कोर्ट पहली दफ़ा 1951 में बना था पाकिस्तान में, और हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि मिलिट्री कोर्ट का पर्पस क्या है। मिलिट्री कोर्ट डील करता है टेररिज्म के साथ, हाँ, मतलब दहशतगर्दी जैसे जो सीरियस नौयत के जो। अब हुआ ये है मुल्की लेवल के जो, हाँ, और हर दफ़ा ये ऑन एंड ऑफ चलता रहा है। मिलिट्री कोर्ट ना ऐसा नहीं हुआ कि 1951 से लाखों लोगों को सजाएं दे चुका है, नहीं। मिलिट्री कोर्ट ऐसे वर्क करता रहा है कि 1951 में मिसाल ऑपरेट कर रहा है, उसने 2 साल ऑपरेट किया है, 3 साल ऑपरेट किया है, सर्टन सजाएं सुनाई हैं, फिर एक किस्म का समझे डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। इस तरह करके फिर री इनिशिएट हुआ, फिर डिफ्यूज़, इस तरह करके चलता है। मिलिट्री कोर्ट को इस वक्त जो ताकत मिली है ना, वो इसलिए मिली है कि उसने सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट ली है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि 9 मई के विक्टिम्स को, 9 मई के विक्टिम, वो विक्टिम कहते हैं, वो करतूत अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बट बात यह है कि 9 मई के इन्वॉल्व्ड लोगों को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं, चाहे ही वो सिविलियन क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने हमला किया है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, ठीक है। तो हमने पहले ये समझना है कि इस आर्ग्यूमेंट के तहत उन सिविलियंस को लाया गया है मिलिट्री कोर्ट में। अब मिलिट्री कोर्ट में उनको जो सजाएं हुई हैं वो अभी तक 2 फेजेस में आपको पता है रिजल्ट्स आ चुके हैं। हाँ। रिसेंट अभी 60 नंबर कोर्ट हो रहा है ना, 60 लोगों को मजीद सजाएं हुई है। मिनिमम दुरानिया जो है वो 2 साल है, मैक्सिमम दुरानिया जो है वो 10 साल। और इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं जिनको 10 साल हुई है। एक हसान न्याजी, 2 टोटल केसेस, उनमें से एक आपको पता है हसान न्याजी भी है। अच्छा, अब हसान न्याजी का भी ये है कि इस सारे केस में उनकी अपनी फैमिली भी ऑब्वियसली परेशानी का माहौल है सबके लिए। उनकी अपनी फैमिली भी इस बात पे एडमेंट है कि हम प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसकी अपील में जाएंगे। ठीक है। आप जो मिलिट्री कोर्ट की सजा है, इसको पहली अपील जो है वो एप्लीकेशन देके आर्मी चीफ पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास ये रास्ता है, ऑप्शन यानी कि है, ऑप्शन है कि आप सुबह आर्मी चीफ को कहें कि जी माजरत के साथ हमें लगता है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हमारा फेयर नहीं हुआ, तो आप चूंकि इदारे के सरबराह हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमें रिलीफ दें या हमें फेयर ट्रायल दें। उसके बाद वो अपील एक्सेप्ट होती है या वो टर्न डाउन होती है, उसके बाद वो मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। ठीक है। तो कोर्ट में भी राइट टू अपील है। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह हाई कोर्ट का फैसला आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है वो, तो इसमें अभी गुंजाइश है, लचक है। माजी में भी मैं आपको बताऊं कि मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी साहब को और जमात इस्लामी के जो उस वक्त सरबराह थे, जो फाउंडिंग मेंबर थे, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो मौदूदी साहब को, इन्होंने सजाए मौत दी थी मिलिट्री कोर्ट में, ठीक है। बाद में मिलिट्री कोर्ट का फैसला
ओवरटर्न हो गया। ओवरटर्न हो गया। तो कहने का मकसद है कि हम ये ना समझे कि 10 साल का मतलब है 10 साल। 10 साल में गुंजाइश क्रिएट हो सकती है, हो सकता है कि 10 साल 5 साल हो जाए, 8 साल हो जाए, या किसी पॉइंट पे जाके, चाहे वो 2 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, शायद माफी भी हो जाए। तो ये इतनी कोई वो वाली बात, हाँ अलबत्ता अब इस चीज पे आ जाए कि क्या ये ठीक है या नहीं। देखिए ऐसे इंडिविजुअल के ना इनफरादी ओपिनियन पे मुल्क नहीं चलते होते। मैं क्या समझता हूँ, आप क्या समझते हैं, ये बात मैटर नहीं करती। ठीक है, बात ये है कि कोर्ट की इंडोर्समेंट हासिल है। अब वो एक अलहदा डिबेट है कि सुप्रीम कोर्ट जो फंक्शन कर रहा है, जिस तरीके से सारे मामलात हुए, जो आपको पता है कि याया अफरीदी साहब का जो रोल है उसे हट के अब एक जो बॉडी बन गई है जुडिशल, तो मतलब अब ये है कि इख्तियारात भी तकसीम हो चुके हैं, तकसीम है। तो उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरी इसमें ये मौक़िफ़ है छोटा सा, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश भी करूँगा तमाम ओहदेदारान और ख़ास तौर पे बिलखसूस आर्मी चीफ एंड मिलिट्री हेड्स, सबसे मेरी ये अपील है कि आप मेरी नज़र में बहुत बड़ा काम करेंगे अगर आप आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। मेरी होनी चाहिए वैसे। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि आप पीटीआई के वर्कर्स के लिए और शहरियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दें। और ये इतनी इसलिए मायूब बात नहीं है कि आर्मी चीफ ने अभी रिसेंटली जनरल साहब ने कुछ लोगों को ईद के मौके पर रिहाई भी दी है। बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं कि जो लोग मुलविस थे इसमें लोग भी थे, उनको भी गिरफ्तार कर, उनको भी सजाएं दे, क्या उनको पकड़ा जाएगा? देखिए बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो वाली बातें कर रहे हैं जो नेम कॉलिंग, जिसको मैं कंडेम करता हूं कि मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता कि इस तरह बारी बारी नाम लेने से, इस तरह माहौल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होना। बिल्कुल, आपने मामले को डील करना है, आपने टॉक्स के साथ, टॉक्स में सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ुबान को बड़ा कैलकुलेटेड लेके चलना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, इस वक्त थोड़े से अपने जो ज़ाती अना के मसले हैं उनको कम करना चाहिए, ईगोज़ को थोड़ा सा कम करना चाहिए। मसला सारा ईगो का ही है, ईगो का मसला है। फौज को ये बात समझनी चाहिए, रियासत है आप रियासत का अहम तरीन सतून है, आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बानी पीटीआई खुद कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा इस मुल्क को फौज की ज़रूरत है। अगर होते हैं मुज़ाकरात जाफिर भाई, तो गवर्नमेंट तो मिल जाएगी मेरे ख्याल में। फिर ये दोबारा इलेक्शन होंगे। देखिए अभी ऐसे बहुत दूर की बात है, मैं ये दूर अंदेशी में जाने नहीं चाहता। मैं वैसे आपका तज्जिया क्या कहता है? ऐसे मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उन बच्चों की वापसी हो जो बच्चे अपने घरों से दूर हैं। देखिए हकीकत है, इसमें बड़ा तकलीफ दे मकाम है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने राब्ते करते हैं, अमूमन राब्ते करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं अपना पॉडकास्ट भी करता हूँ प्लेटफॉर्म से अपने सरदार अली जाफर खान से। हर बंदा मुझे कहता है कि जी आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। किसी की इतनी ईदें आ गई हैं बीच में, कोई अपने बाप को नहीं मिल सका, किसी का बाप अंदर है, किसी का भाई अंदर है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जियो फेंसिंग करके इस तरह बंदे उठाना ये सोल्यूशन नहीं है। मेरा अपना घर कोर कमांडर हाउस से, सीसी हाउस से या जिना हाउस से 2 मिनट के फासले, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है मैं सर्वर कॉलोनी में। तो कहने का मकसद है कि जब आप बैठे हो उस जगह से तो जियो फेंसिंग में तो मेरा नंबर भी आ जाएगा। बिल्कुल, वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं था ही नहीं, मैं तो मियाँ वाली था। लेकिन कहने का मकसद है इस तरह जियो फेंसिंग करके शक व शुबात पे और इस तरह आप डिटरमिन करें। आप देखें जिसने इश्तियाल दिलाए हैं, आप उन लोगों को पिन पॉइंट करें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। किसी भी मुल्क में जो बंदा इस तरह के रवैये को इंडोर्स करता है और जो इसको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करता है स्टेट के खिलाफ, वो कंडेमेबल है, काबिल मुज़म्मत है, सख्त अल्फाज में काबिल मुज़म्मत है, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये भी कहा जाता है ना कि फैज़ हमीद के काम लिया गया, ठीक है, जब फैज़ हमीद को पकड़ा गया अब तो बानी पीटीआई कहते मैं तो जानते ही नहीं कौन है, ये इनकार कर दिया। फैज़ हमीद कौन था? मेरा बानी पीटीआई से, आप तो करीबी जानते हैं ना बानी पीटीआई, बड़ा प्यारा ताल्लुक है। वो बहुत बड़े आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके सामने। बट बात यह, बानी पीटीआई बिल्कुल सच बोलते हैं जब वो ये बात, देखो आप का नाम ले रहे हो, आप कह रहे हो कि इसने फैज़ हमीद को, ये फैज़ हमीद कौन था और वो क्यों के साथ था? बानी पीटीआई के साथ क्यों जनरल फैज़ हमीद था? क्योंकि वो उसी रियासती इदारे का नुमाइंदा था। देखिए ऐसा आम, अगर आप है ना किसी इदारे से, मैं आपको आपके इदारे का रिप्रेजेंटेटिव समझ के आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे जाती कैपेसिटी में नहीं कर रहा। जो का रिलेशन है, बानी पीटीआई का रिलेशन है, वो उनके साथ कोई दोस्ती यारी नहीं थी। इट वॉज अ प्रोफेशनल रिलेशन। जो एक मुल्क के वजीर आजम का अपने एमएस के साथ, अपने डीजी के साथ, अपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इनके बगैर आपका निजाम चल सकता है? नहीं।
क्या रियासत आपकी फंक्शन कर सकती है फौज की इन्वॉल्वमेंट के बगैर? हम हमारे मुल्कों में और मुल्कों में बड़ा फर्क है। मुझे लोग कहते हैं फलानी जमहूरियत में ऐसे, फलानी जमहूरियत में ऐसे। फलानी जमहूरियत और आपके मुल्क में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। उन मुल्कों के सरहदें इस तरह नहीं है जिस तरह आपके मुल्क की हैं। आप नहीं एक टेंस सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट कर रहे जिस तरह दूसरे मुल्क कर रहे हैं। हल्की सी जंग छिड़ती है तो कैसे वेस्ट की चीखें निकलती हैं, देखे ना। तो बात यह है कि का उस टाइम पे, या बानी पीटीआई आप लोग कहते हैं, उस टाइम पे इन लोगों के साथ राब्ता रहना या इन्वॉल्वमेंट रहना, तो वो उसी रियासती इदारे के नुमाइंदे थे। अगर गलत भी हो रहा था तो उसी रियासती इदारे की तरफ से था, ठीक है। तो उस इदारे को अपने लोगों की छांटी खुद करनी चाहिए। जहां वो सिविलियन लोगों के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर रहे हैं, वो जनरल फैज का भी करें, बिल्कुल, कतन कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये मलबा ना डालें कि वो बानी पीटीआई की गलती थी। आखिरी कार्ड जो है ऐलान किया गया, जो आखिरी कार्ड हमारे पास है, और जो हुकूमत इसकी चीखें निकली जाएंगी, ऐसे ही कहा गया है। और बाहर आई उनके सिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आखिरी कार्ड खेलने वाले हैं। कौन सा आखिरी कार्ड है, क्या खेलने वाले हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेटमेंट का प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है ये। कार्ड कोई नहीं है, कार्ड यही है। आप देखें, सिविल नाफरमानी का ऐलान हुआ, फिर उसके बाद वो थोड़ी सी हॉल्ट पे चली गई। अभी रिसेंटली जो है वो बहुत बड़ी जो थ्रेट दे रहे हैं आप, वो ये है कि पीटीआई समझती है कि जो रेमिटेंसेस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। और खान साहब ने कहा है कि हम ऐलान कर देंगे तो रेमिटेंसेस जो है वो आपकी फौरन फॉल हो जाएंगी। सारे लोगों को आप टेक्निकली ये कहोगे कि अपने मुल्क को बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा मत भेजें। मैं इस चीज़ की भी कोई ख़ास हमायत नहीं कर सकता अपनी ज़ाती कैपेसिटी में। उसकी वजह है, मैं समझता हूँ वो पैसा पाकिस्तान में आता है, वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे लगता है, ठीक है। आप उसको बंद करेंगे तो लोग 2 नंबरी से भेजेंगे, हुंडी हवाले से भेजेंगे। तो आप टेक्निकली जब इस तरह की बात करते हैं ना कि रेमिटेंसेस मत भेजेंगे, वो कोई भी ज़ाती लड़ाई, कोई भी ज़ाती लड़ाई आपकी मुल्क के नुकसान में नहीं जानी चाहिए। चाहे वो मेरे 14 साल 15 साल जिनकी लीडरशिप में हम लोग ग्रूम हुए हैं उनकी बात हो, चाहे वो इदारे की बात हो, कोई भी बंदा, कहने का मतलब पाकिस्तान है कि से ऊपर कार्ड कोई नहीं है, ठीक है, कार्ड कोई नहीं, ऐसे ये नहीं कि कहा गया, यानी कार्ड कोई नहीं खेलने वाला, मेरे इल्म में नहीं। प्रेशर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अलीमा बाजी बाहर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेल में मुलाकात भी की, उन्होंने कहा जी खान साहब ने ये पैगाम दिया कि हमारे पास एक कार्ड है और हमने वो खेलना है। अलीमा बाजी का कद ऊंचा है हसन, वो ये बात कर सकती हैं, उनके पास शायद कोई हो भी सही, मैं ये कह रहा हूँ मेरे इल्म में नहीं। ठीक है जाफिर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने जाफिर खान की बातें सुनी, और साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे, और सबसे बड़ी ख़बर इन्होंने ये दी है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, जब भी मुज़ाकरात हो जाएंगे, अमल हो जाएगा इनके ऊपर, तो बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी बड़े ओहदे पे अगर पाकिस्तान में कोई बैठा होता है, रिटायर होता है, चाहे वो जज है, चाहे वो आर्मी चीफ है, कोई भी है, तो वो सीधा बाहर चला जाता है। तो बानी पीटीआई जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे, उनका मरना जीना पाकिस्तान में, बाहर उनकी कोई जायदादें नहीं है, ये इन्होंने दावा किया है जाफिर अली खान ने। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।